हेलो एवरीवन। द थॉटफुल इन्वेस्टर बुक का अगला चैप्टर है द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। इस चैप्टर में कंपाउंडिंग के बारे में बात किया गया है, तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। इसमें बताया गया है कि इनिशियली अगर आपका अमाउंट कम है, मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन आप लॉन्ग पीरियड तक अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो किस तरह से वो पैसा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। मान लीजिए कि मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किया 10% के इंटरेस्ट रेट से, तो अगले साल वो पैसा 110 रुपए हो जाएगा। तो अगला जो इंटरेस्ट रेट लगेगा 10% का, वो 100 रुपए पे नहीं 110 रुपए पे लगेगा और फिर पैसे में बढ़ोतरी होगी। इसी तरह से हर साल जो इनिशियल अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा और इंटरेस्ट रेट उस पे लगेगा। तो ये होता है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। इस चैप्टर के शुरुआत में बसंत महेश्वरी जी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया और सब बताया है कि जब बाबर इंडिया आया था, यानी कि 15 से 26 एडी के टाइम पे, उस समय पे अगर किसी ने 1 रुपया इन्वेस्ट किया होता तो उसका पैसा अभी कितना बढ़ चुका होता। अगर वो 3% के इंटरेस्ट रेट से बढ़ा होता तो वो 17.85 लाख हो चुका होता, और 4% के इंटरेस्ट रेट से बढ़ा होता तो वो 15.95 करोड़ हो चुका होता, और 6% के इंटरेस्ट रेट से बढ़ा होता तो वो 2,10,841 करोड़ रुपए हो चुका होता। तो ये होता है कंपाउंडिंग का मैजिक। मान लीजिए आपने 25 की उम्र में 100 रुपए हर महीने इन्वेस्ट किया, तो जब आपका रिटायरमेंट का वक्त होगा, यानी कि 65 साल की उम्र में, वो पैसा मोर देन 2.5 लाख हो जाएगा। लेकिन सिर्फ 2.5 लाख ही बनाने के लिए अगर मैंने 35 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू किया, तो मुझे 300 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, यानी कि पूरे 200 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट करने पड़ेंगे मुझे सेम अमाउंट अपने रिटायरमेंट पे पाने के लिए। तो ये होता है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग को समझने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमने बचपन में पढ़ा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ही बिल्कुल होता है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। इसमें पी की जगह पे आपका इनिशियल अमाउंट होता है, आर की जगह पे CAGR होता है, और एन की जगह पे टाइम पीरियड होता है। अगर आप भी मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग को समझना चाहते हैं तो आप सिंपली इस फॉर्मूला के थ्रू भी निकाल सकते हैं, या फिर गूगल पे जाके SIP कैलकुलेटर सर्च करके उसमें अमाउंट, ईयर, इसको डाल करके अच्छे से समझ सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो आगे इस चैप्टर में बताया गया है कि जो कंपाउंडिंग है वो डिपेंड करता है इनिशियल अमाउंट पे, CAGR पे और टाइम पीरियड पे। तो आगे इनके बारे में एक एक करके बताया गया है। इनिशियल अमाउंट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। मान लीजिए 1990 की अगर बात करें तो उस समय पे एप्पल कंपनी के स्टॉक के शेयर्स के जो रेट थे वो बहुत कम थे, लेकिन स्टीव जॉब्स जो को फाउंडर भी है और एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर भी हैं, वो पूरी तरह से श्योर थे कि ये कंपनी आगे चल के बहुत अच्छा सक्सेस करेगी। आगे उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले थे, जैसे आईपॉड, आईफोन। तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा करने वाली थी। तो उस समय पे जिन लोगों ने इस कंपनी के ग्रोथ को समझा, इस कंपनी के बिजनेस को समझा और पैसे को इन्वेस्ट किया, यानी ज्यादा अमाउंट अपने पोर्टफोलियो का इसमें डाला, जो कि एक रिस्क भी है, उसे डाला, तो उन्होंने बहुत अच्छा वेल्थ बनाया। उसी तरह से 2000 में अमेजन ऑनलाइन रिटेलर था। इस बिजनेस को भी जिन्होंने समझा और उसमें पैसे डाले, उनका अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ा, यानी कि उन्होंने बहुत अच्छा पैसा बनाया। अगर बात करें वॉरेन बफेट की, तो वॉरेन बफेट भी एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इनिशियल टाइम में इन्होंने कोका कोला के बिजनेस को बहुत अच्छे से समझा, उसके लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को समझा, उसके बिजनेस को अच्छे से समझा और उसमें अपने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, और उन्होंने इस कोका कोला के बिजनेस में इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा वेल्थ बनाया। इन शॉर्ट बसंत महेश्वरी जी ये कहते हैं कि ये रियरली होता है कि ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पे हमें किसी कंपनी का बिजनेस, उसके फंडामेंटल्स, उसका लॉन्ग टर्म विजन, उसका ग्रोथ अच्छे से समझ में आए। जब भी ऐसा हो तो हमें रिस्क लेना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो का ज़्यादा पैसा उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कि अगर हम जितना ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, उतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म में वेल्थ बना पाएँगे। बसंत महेश्वरी जी ये भी बताते हैं कि उनका लगभग 90% वेल्थ लेस देन 10 स्टॉक से बना था, जो इस तरह के ही स्टॉक थे। उन्होंने ऐसे कंपनियों को समझा, उसमें इन्वेस्ट किया, अपने ज़्यादा अमाउंट उसमें डाले और उन्होंने एक बहुत अच्छा वेल्थ बनाया। आगे इस चैप्टर में CAGR के बारे में बताया गया है।
सीएजीआर का मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इसका इस्तेमाल, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका इस्तेमाल इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट के ग्रोथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली जब अलग-अलग एसेट्स में कंपेयर करना हो। मान लीजिए मैंने कुछ अमाउंट बॉन्ड और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, सेम अमाउंट, सेम इंटरेस्ट रेट से, लेकिन दोनों का सीएजीआर अलग-अलग हो सकता है। अगर बुल मार्केट है तो स्टॉक मार्केट का सीएजीआर ज्यादा होगा, लेकिन वहीं पे अगर बेयर मार्केट है तो बॉन्ड का सीएजीआर अलग होगा। यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो जिस पे डिपेंड करता है सीएजीआर। ज्यादातर रिस्क, ज्यादा इन्वेस्टमेंट में तो मान लीजिए ज्यादा प्रॉफिट होने का मतलब है कि ज्यादा रिस्क। ये जो सीएजीआर होता है वो अलग-अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे आपने देखा कि अगर बुल मार्केट हो तो स्टॉक मार्केट में सीएजीआर हाई होते हैं। बुल मार्केट हो तो और बियर मार्केट में सीएजीआर बॉन्ड्स के ज़्यादा होते हैं। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे इकोनॉमिक पे, किस तरह से इकोनॉमी बढ़ रहा है इस पे डिपेंड करते हैं। ये डिपेंड करते हैं अचानक से मार्केट में कोई इमोशनल ब्रेकडाउन है, कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, किसी जगह पे कोई फ्लड या इस तरह की चीज़ें हो गई। इन सारी चीज़ों से सीएजीआर इफेक्टेड होता है। सीएजीआर एक बहुत ही अच्छा मैट्रिक्स है ये दिखाने के लिए या ये समझने के लिए कि हमारे इन्वेस्टमेंट में किस तरह का ग्रोथ हो रहा है, एनुअली किस तरह से ग्रोथ हो रहा है। हिस्ट्री में मान लीजिए मुझे 5 साल पीछे का कंपनी का देखना है कि वो किस रेट से ग्रो करी है, तो हम उसके सीएजीआर को देखते हैं कि वो किस तरह से, यानी कि हिस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ रेट है उसको भी समझने के लिए हम सीएजीआर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सीएजीआर एक बहुत अच्छा टूल है अपने इन्वेस्टमेंट को मेजर करने के लिए कि वो किस तरह से ग्रो कर रहा है। लेकिन सीएजीआर एक सिर्फ मतलब एक चीज नहीं है जिस पे हम ब्लाइंडली भरोसा कर लें, यानी कि सिर्फ सीएजीआर देखकर हम अपने इन्वेस्टमेंट के आगे के प्लानिंग के बारे में डिसीजन नहीं ले सकते, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिन्हें देखना पड़ता है। इस बुक में आगे बात किया जाता है टाइम पीरियड के बारे में। इसमें बताया जाता है कि ईयरली इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है एक अच्छा वेल्थ बनाने के लिए। मान लीजिए मैंने 25 की उम्र में, मेरा एक टारगेट है 1 मिलियन, तो मैंने पैसे इन्वेस्ट किए। तो 60 साल की उम्र तक के लिए, 25 की उम्र में 60 साल की उम्र तक के लिए मैंने पैसे इन्वेस्ट किए। तो जो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो लगभग 550-600 के आसपास होगा हर महीने 1 मिलियन पहुंचने के लिए। लेकिन वही पैसा आगे मतलब 60 साल की उम्र में सेम पैसा लेने के लिए अगर मैंने 35 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट शुरू किया तो ये पैसा 1200 हो जाते हैं, यानी हर महीने मुझे 1200 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो इस तरह से टाइम पीरियड का बहुत बड़ा महत्व होता है हमारे इन्वेस्टमेंट में, यानी कि ईयरली इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अगर वॉरेन बफेट को देखें तो वॉरेन बफेट ने एक 11 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था और वो आज भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि उनका जो ईयरली इन्वेस्टमेंट था वो बहुत पहले शुरू हो चुका था। उन्होंने जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करके एक लंबा पीरियड लिया और बहुत ज़्यादा अपने पोटेंशियल को ग्रोथ किया, अपने पोर्टफोलियो को ग्रोथ किया। और आप सब जानते हैं कि वॉरेन बफेट आज कितने बड़े इन्वेस्टर हैं। तो टाइम पीरियड का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है इन्वेस्टमेंट में। इसलिए बसंत महेश्वरी जी कहते हैं कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आप जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट शुरू करें, या फिर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप एक अच्छा टाइम पे यानी लॉन्ग पीरियड तक इन्वेस्ट करके रखें। शॉर्ट पीरियड में यानी ट्रेडिंग से ज़्यादा वेल्थ नहीं बनता, वहीं पे लॉन्ग पीरियड तक इन्वेस्टेड रहने से ज़्यादा वेल्थ बनता है। तो इसमें उन्होंने कंपाउंड इस तरह से होता है, ये इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है और इसको एक-एक करके बताया है। आगे हम कंपाउंडिंग टेबल के बारे में बात करते हैं, जिसमें रूल ऑफ 72 के बारे में बताया गया है। अब ये रूल ऑफ 72 क्या होता है? मान लीजिए मैंने 8% के इंटरेस्ट रेट से पैसे इन्वेस्ट किए, तो मुझे ये जानना है कि ये मेरा पैसा कितने साल में डबल हो जाएगा। तो इसके लिए रूल है रूल ऑफ 72। इसमें क्या करते हैं कि जो 72 है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 72/4 यानी कि 18, यानी कि पूरे 18 साल लग जाएंगे मेरे पैसे को डबल होने के लिए। तो रूल ऑफ 72 ये बताता है कि कितना टाइम लगेगा किस इंटरेस्ट रेट से हमारे पैसे को डबल होने में। तो इसके बारे में इसमें बात किया गया है। उसके बाद उन्होंने टेबल के थ्रू इस चीज को समझाया है कि किस तरह से
पैसे हर साल इस रूल के थ्रू बढ़ते हैं। आगे इन्होंने बात किया है, कंपाउंडिंग जो होती है, वो किसी एक की नहीं होती है। आपने बचपन में एक कहानी सुना होगा, खरगोश और कछुए की। उसमें क्या होता है कि खरगोश और कछुआ रेस करते हैं। उसमें क्या होता है, खरगोश तो बहुत तेजी से दौड़ता रहता है, लेकिन एक टाइम पे जाके वो रुक जाता है। लेकिन कछुआ कंटिन्यूअसली चलते जाता है और वो जीत जाता है। ये कहानी आप लोगों ने बहुत बारी सुनी होगी, बचपन से ना जाने कितनी बार सुनी होगी। तो यहाँ पे एक विनर होता है, कछुआ। लेकिन स्टॉक मार्केट में कोई एक विनर या लूजर नहीं होता है। इसमें बहुत सारे विनर और लूजर होते हैं, लेकिन काम वैसे ही करता है। जो भी स्टॉक मार्केट में लंबे पीरियड तक टिका रहता है, वो ज्यादा वेल्थ बना सक पाता है। अगर उसका सीएजीआर बहुत कम हो, तब भी। अगर वॉरेन बफेट की बात की जाए, तो ऐसा बताया जाता है कि वॉरेन बफेट ने सबसे कम टाइम से इन्वेस्टमेंट शुरू किया, यानी 11 साल की उम्र में। उन्होंने जो भी कंपनियां ली, उसके सीएजीआर एज कंपेयर टू अदर्स, या फिर एज कंपेयर टू हाई सीएजीआर, वो बहुत कम थे। यानी कि उनके सीएजीआर बहुत कम होते थे, लेकिन जो वो भी इन्वेस्टमेंट करते थे, वो लंबे पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते थे। तो इससे क्या होता था कि उनका जो पैसा होता था, उसमें मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कंपाउंडिंग होती थी, और वो पैसा बहुत तेजी से बढ़ता था। तो इसमें यही बताया गया है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले आपको कंपनी के बिजनेस को अच्छे से समझना होगा, उसके पोटेंशियल को समझना होगा, ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल को समझना होगा, और लंबे पीरियड के लिए पैसे को इन्वेस्ट करना होगा। इवन सीएजीआर कम भी हो फिर भी। इसमें एग्जाम्पल हर बारी वॉरेन बफेट की बसंत महेश्वरी जी ने दी है। वो उन्होंने इसलिए दिया है कि हम सब जानते हैं, बस वॉरेन बफेट को, जो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है। आगे इस चैप्टर में बात किया जाता है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि निगेटिव ईयर्स को हमें ध्यान रखना है, यानी निगेटिव ईयर सबसे कम करना है। मान लीजिए मैंने पैसे इन्वेस्ट किए, और वो हर साल 40% के रेट से बढ़ रहा है। पहले साल 40%, दूसरे साल 40%, तीसरे साल 40%, चौथे साल 40%, लेकिन पांचवें साल में वो 50% से गिर गया। तो जो फाइनल सीएजीआर होगा, वो बहुत ही कम होगा, वो लगभग 13 या 14% के आसपास होगा। तो बसंत महेश्वरी जी कहते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इस पे ध्यान देना होगा कि आप जो निगेटिव ईयर्स है, उसको किस तरह से सबसे ज्यादा कम कर पाए। ये बहुत जरूरी है। इसीलिए आपने बहुत लोगों को सुना होगा, वो बोलते हैं कि जब मार्केट के किसी भी कंपनी का स्टॉक गिर रहा हो, तो हमें उस समय पे बाई नहीं करना चाहिए स्टॉक को। जब वो बढ़ रहा है, भले वो शुरू हुआ है बढ़ना, जब वो बढ़ रहा है, तभी ही हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, या उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसके कहने का मतलब कि अगर हम निगेटिव ईयर्स को ध्यान से देखें और उसको समझें, और उसको किसी ना किसी तरह से अवॉइड करने की कोशिश करें, तो हम एक अच्छा सीएजीआर, यानी कि अच्छा ग्रोथ अपने पैसे में ला सकते हैं। उसमें अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझने की की जाए, तो जब 2008 का क्राइसिस आया था, उस समय पे S&P 500 लगभग 37% से गिरा था। लेकिन वहीं पे वॉरेन बफेट की कंपनी सिर्फ 13 या 14% के परसेंट से ही गिरा था। तो आखिर ये कैसे हो पाया था? तो उन्होंने किस तरह से अवॉइड किया था उस निगेटिव ईयर्स को भी? तो इन शॉर्ट हम ये समझ सकते हैं कि हमें अगर अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने पोर्टफोलियो को बहुत अच्छा ग्रो करना है, तो हमें इन निगेटिव ईयर्स को इग्नोर करना होगा, और उससे बचने की कोशिश की करनी होगी। उसी तरह से बताते हैं कि मान लीजिए लगातार 40%, 40%, 40%, 40% से आपके शेयर्स बढ़ रहे हैं, और किसी साल वो बिल्कुल जीरो हो जाए, तब भी जो परसेंटेज होता है उतना तो नहीं होता जितना नेगेटिव में होता है, लेकिन फिर भी पैसे डाउन होते हैं। तो हमें ये भी ध्यान, एकदम से पैसे डाल के भूल नहीं जाना है। हमें टाइम टाइम पे उसको देखते रहना है कि उसमें क्या चल रहा है, उस कंपनी के बारे में समझना है, उस कंपनी में अभी क्या चल रहा है, इन सारी चीज़ों को। इन शॉर्ट इस पूरे चैप्टर में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि अगर आप शुरुआत में एक कम अमाउंट के साथ लंबे पीरियड तक, कम
सीएजीआर के साथ, यानी मान लीजिए मैंने बहुत कम अमाउंट लेकर लंबे टाइम तक इन्वेस्ट किया किसी कंपनी को अच्छे से समझकर, तो पैसे ग्रो बहुत ही तेजी से होते हैं। जबकि इनिशियल अमाउंट, ये भी बताया है कि इनिशियल अमाउंट, सीएजीआर, ये सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लंबे टाइम तक किस तरह से इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो इस चैप्टर से जो समझ में आया वो सबसे इम्पोर्टेंट था कि हमें कंपनी को समझनी है, उसके पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ को देखना है, उसके मार्केट को समझना है, वो क्या बिजनेस कर रही है इसको समझना है, और उसके बाद हमें अपने पोर्टफोलियो का ज़्यादातर पैसा उसमें इन्वेस्ट करना और लंबे पीरियड तक इन्वेस्टेड रहना है। तो इस तरह से हम अपने वेल्थ को कंपाउंडली ग्रो कर पाएँगे, यानी कि हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसे बना पाएँगे। तो ये था इस चैप्टर का निचोड़। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को प्यार दीजिएगा। थैंक यू।